हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे डू इट योरसेल्फ चैप्टर। कौन सा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी अकाउंट, चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 12 अकाउंटेंसी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। इस इलस्ट्रेशन में हम 6 भी पढ़ लेंगे। डू इट योरसेल्फ है, जहां पर देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, जो सीबीएसई बोर्ड की खासकर एग्जाम है, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में इस चैप्टर से बेसिकली बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करने के लिए नहीं आता। सीबीएसई में आता है हेडिंग और सब हेडिंग। आपके आइटम दे रखा होगा जिससे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स। आपसे पूछा गया है बताओ ये कौन से मेजर हेडिंग और कौन से सब हेडिंग के अंडर में आता है, तो मेन हेडिंग और सब हेडिंग बताना होगा। हालांकि जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है वहां पर पूरा फॉर्मेट याद करना होगा, वहां पर क्वेश्चन से सॉल्व करने के लिए आते हैं, मतलब बैलेंस शीट तैयार करने के लिए आती है या प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करने के लिए आते हैं। तो जो इससे पहले जो 5 क्वेश्चन मैंने बताए उसमें मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक उसमें मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट किस तरह से तैयार किया जाता है अलग अलग कंडीशन में। चलो पहले डू इट योरसेल्फ सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपकी न्यू बुक के पेज नंबर 155 एंड 159 में दे रखा है। 47 आइटम्स दे रखे होंगे, उसके हेडिंग और सब हेडिंग बताना। देखिए यहाँ पर ये है, डू इट योरसेल्फ क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर मेजर हेड्स एंड सब हेड। आपको बताना है कि बैलेंस शीट के किस मेन हेडिंग और किस सब हेडिंग में इन आइटम को लिखा जाता है। ठीक है, तो डू इट योरसेल्फ का क्वेश्चन है। इसके बाद हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी सॉल्व करेंगे और उस पर पूरा बताएंगे किस तरह से हम बैलेंस शीट को तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले है गुडविल। ध्यान में रखना सारे आइटम आपको रटे होने चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि 3 to 4 मार्क्स में एग्जाम में आता है, सीबीएसई बोर्ड में, हालांकि स्टेट बोर्ड में भी आता है। ठीक है, तो यहां पर गुडविल है। गुडविल है इंटेंजिबल आइटम जो कि एसेट्स होता है और एसेट्स में ये रिप्रेजेंट होता है नॉन करंट एसेट्स में। कहां पर आता है बेटा ये? नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, एनसीए का मतलब होता है नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में ये आ जाएगा आपका फिक्स एसेट्स। क्या चीज? फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स के अंडर में आएगा इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में। ठीक है, दूसरा है फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स शेयर से रिलेटेड है, और शेयर आता है आपका शेयर कैपिटल में, जिसका मेजर हेडिंग होता है शेयर होल्डर फंड। तो ये कहां जाएगा? आपका शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर के फंड में ये आ जाएगा शेयर कैपिटल में। बट शेयर कैपिटल में ये इंक्लूड होता है कहां पर? नोट्स टू अकाउंट में। कहां पर आएगा? नोट्स टू अकाउंट में। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट में इसको कैलकुलेट किया जाता है, हालांकि शेयर कैपिटल लिखते हैं। फिर होता है एक्सेप्टेंस। नॉर्मली एक्सेप्टेंस को हम क्या मानते चलते हैं? जो एक्सेप्टेंस है आपका वो है करंट लायबिलिटी। क्या होता है हमारा? करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी के अंडर में इसको लिखा जाएगा ट्रेड पेबल्स में। कहां पर आएगा? ट्रेड पेबल्स, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस है इसको हम बोलते हैं बिल्स पेबल बोला जाता है। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है ये नॉर्मली बैलेंस शीट में शो नहीं होता है, तो लिखेंगे नॉट शोन इन बैलेंस शीट, नॉट शोन इन बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में शो नहीं होता है, इसको क्या किया जाता है? इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डिडक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? डिडक्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व। रिजर्व है, रिजर्व का कोई भी आइटम वो होता है रिजर्व एंड सरप्लस में, और मेन हेडिंग इसका शेयर होल्डर फंड। ठीक है, क्या है बेटा? शेयर होल्डर्स फंड, और इसमें आएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है लोन्स फ्रॉम बैंक्स। बैंक से लिया गया लोन हमेशा नॉन करेंट होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है, तो इसका मेन हेडिंग हो जाएगा आपका लोन्स फ्रॉम नॉन करेंट लायबिलिटी। ये हो जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी, और इसमें हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिवेंचर। इन्वेस्टमेंट दे रखा है, शेयर और डिवेंचर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो इन्वेस्टमेंट है, तो ये आ जाएगा आपका किसमें? नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स में जो सब हेडिंग हो जाएगा वो जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। फिर हो गया इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर। डिवेंचर पर इंटरेस्ट हमारा अभी देना रह गया, अभी तक दिया नहीं है, तो इंटरेस्ट एक्रूड एंड ये हो गया नॉन करंट लायबिलिटी। क्या हो जाएगा हमारा? नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारे पास इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन सेक्रूड। इंटरेस्ट एक्रूड हुआ लेकिन ड्यू नहीं है। ठीक है, ड्यू नहीं है। ड्यू नहीं होने का मतलब होता है इसको नॉर्मल लिखा जाएगा करंट लायबिलिटी के अंडर में। क्या लिखा जाएगा? करंट लायबिलिटी। ड्यू नहीं है मतलब देना है हमें करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में लिखा जाएगा अदर करंट लायबिलिटी, सब हो जाएगा अदर करंट लायबिलिटी। फिर हो गया हमारे पास इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर है। तो अनसिक्योर्ड लोन हो या सिक्योर्ड लोन हो, लोन तो लोन है, तो यहां पर भी सेम आएगा, ये करंट लायबिलिटी और ये तो अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्रूड और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का एक्रूड हो गया, तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है और उसका इंटरेस्ट एक्रूड होगा, तो ये हो गया करंट एसेट्स। क्या हो जाएगा? ये करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के अंदर में आ जाएगा हमारा अदर करंट एसेट्स, ये हो जाएगा अदर करंट एसेट्स। ठीक है। नेक्स्ट हो गया सरप्लस। सरप्लस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट होता है रिजर्व सरप्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, और यहां आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी रिजर्व लिखा हुआ सेम टू सेम यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कहां पर? शेयर होल्डर फंड, और ये हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये सारे आइटम्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लूज टूल्स। लूज टूल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है करंट एसेट्स के अंदर में, करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में शो किया जाता है इन्वेंट्री में। कहा जाएगा? इन्वेंट्रीज में। फिर है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन वर्ड जो होता है वो लायबिलिटी के लिए होता है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, तो ये हो जाएगा आपका करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है। नेक्स्ट है अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन आपका कहाँ आता है? ध्यान रखिएगा, जो अंडरराइटिंग कमीशन है एक्चुअली में ये एक्सपेंस है, शेयर इशू, तो इसको क्या कहते हैं? शेयर इशू एक्सपेंस है, लिख दो आप शेयर इशू एक्सपेंसेस। अब जो शेयर इशू एक्सपेंस है ये डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, तो यहां लिखेंगे डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में डिडक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट में शो नहीं होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं नॉट शो इन बैलेंस शीट में लिख सकते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नॉर्मली बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा क्या होता है? बिल्स रिसीवल होता है, और बिल रिसीवल होता है हमारा करंट एसेट्स। यहां लिखेंगे हम करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में आ जाता है ये ट्रेड रिसीवेबल में, ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है। नेक्स्ट इज अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड मतलब एक ऐसा डिविडेंड जो अभी तक क्लेम नहीं हुआ है, तो अनक्लेम डिविडेंड मतलब अभी डिविडेंड पे करना है। पे करने का मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा हमारे पास करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में ये हो जाएगा अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। फिर हो गया शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स ये करंट लायबिलिटी ही होता है, तो ये हो गया हमारा करंट लायबिलिटी में, और अदर करंट लायबिलिटी में भी आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में, जा शॉर्ट टर्म लोन के अंदर में आ जाता है ये। ठीक है, नॉर्मली लिखते हैं शॉर्ट टर्म लोन, लिख दो शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है। नेक्स्ट हो गया लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक नॉन करंट होता है, ये हो जाएगा हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पर फिक्स एसेट्स में। किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा? फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स में ये है टेंजिबल एसेट्स। अब लिख दो टेंजिबल एसेट्स। ठीक है। नेक्स्ट हो गया कॉल्स अनपेड एंड कॉल्स इन एरियर।
तो कॉल्स वगैरह वो शेयर से रिलेटेड होता है, कॉल्स इन एरियर या कॉल्स अनपेड हो गया, ये हमारा किससे होता है, शेयर से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर जगह शेयर होल्डर फंड में आ जाएगा, ये शेयर होल्डर फंड SHF, शेयर होल्डर फंड में थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो शेयर होल्डर फंड में इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कहां पर, ये हो जाएगा शेयर कैपिटल में, कहां पर, शेयर कैपिटल। नेक्स्ट हो गया अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स पार्शियली पेड, जो अनकॉल्ड लायबिलिटी है शेयर का जो पार्शियली पेमेंट है उसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो जाएगा कंटिंजेंट लायबिलिटी में आ जाएगा, इसको लिखेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी। और कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंडर में इसको नोट टू अकाउंट में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये हो गया नोट्स टू अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट हो गया क्या चीज, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट्स होता है, करंट एसेट्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास कहां पर, करंट एसेट्स में। और करंट एसेट्स के अंदर में ये आ जाएगा अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हो गया स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, ये हमारा क्या होता है, इन्वेंट्रीज का हिस्सा होता है, और इन्वेंट्री आता है करंट एसेट्स में, तो यहां लिख देंगे हम इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज। फिर हो गया एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से हमने एडवांस ले रखा है, हमने एडवांस ले रखा है मतलब ये हमारे लिए लायबिलिटी होगी, क्योंकि हमें कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ पेमेंट करना ही होगा। जो एडवांस हो गया ये करंट लायबिलिटी हो गया। और ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म एडवांसेस, क्या लिखेंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, ठीक है। नेक्स्ट हो गया डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व, क्या लिखा हुआ है, रिजर्व लिखा हुआ है, तो रिजर्व क्या होता है, रिजर्व सरप्लस में आ जाता है, तो यहां पर लिखेंगे रिजर्व शेयर होल्डर फंड, ये हो गया शेयर होल्डर फंड, ये हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। फिर हो गया प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम और रिडक्शन ऑफ डिबेंचर का प्रीमियम जो है लॉन्ग टर्म के काफी समय जब रिडक्शन प्रीमियम तब दिया जाएगा, तो ये लॉन्ग टर्म का हो गया, तो यहां पर हो जाएगा हमारा नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, ये प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर, ये हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा हमारा प्रीमियम है, तो ये हो जाएगा प्रोविजन फॉर, क्योंकि प्रोविजन कर रखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है, ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, हमारे पास डिवेंचर का लॉस हुआ है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कहां आ जाएगा, दिस वन इज मिसलेनियस एक्सपेंस, डिवेंचर रिडक्शन फंड, डिवेंचर, एक मिनट, हाँ जी। तो क्या है ना, यहाँ पर ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर लॉस है, तो लॉस को हम बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये हो गया मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, और उसको क्या किया जाए ना, डिडक्ट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा, डिडक्ट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस से, यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। नेक्स्ट है डिवेंचर रिडक्शन फंड, रिडक्शन फंड और रिडक्शन रिजर्व दोनों ही शेयर होल्डर फंड का हिस्सा है, और इसको लिखा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में। डिवेंचर रिडक्शन फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होता है, तो ये हो जाएगा आपका नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंडर में, तो यहां लिखेंगे हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हो गया व्हीकल्स, आपको पता है व्हीकल्स तो गाड़ी है, फिक्स एसेट्स है, ये हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स, और ये रिप्रेजेंट होगा कहां पर, फिक्स एसेट्स के अंडर में, जो कि होता है टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट क्या हो गया एडवांसेस टू सप्लायर्स, आपने सप्लायर को एडवांस कर रखा है, तो ये हो गया हमारा करंट एसेट्स, सप्लायर को एडवांस दे रखा है, तो ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस के अंडर में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड
एडवांसेस। पेटेंट ट्रेडमार्क डिजाइंस इंटेंजिबल है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कहां पर, नॉन करंट एसेट्स, जो आ जाएगा फिक्स एसेट्स के अंडर में, इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। फिर हो गया कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, जो आपका कॉल्स इन एडवांस है, ये है करंट लायबिलिटी। क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में लिखा जाएगा अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट है डिपॉजिट विथ कस्टम अथॉरिटीज। डिपॉजिट्स है, क्या चीज हो गया यहाँ पर, ये डिपॉजिट, और डिपॉजिट हो जाएगा आपका नॉन करंट एसेट्स। ये हो गया नॉन करंट एसेट्स, आपने डिपॉजिट कर दिया, मतलब आपके लिए ये हो गया इधर अदर, जो नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म एडवांसेस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यहां लिखेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है। एरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड, एरियर्स है, ठीक है, एरियर्स है, तो ये हो गया कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी। और कंटिजेंट लायबिलिटी कहां रिप्रेजेंट किया जाता है, नोट्स टू अकाउंट में। ये हो जाएगा नोट्स टू अकाउंट। ठीक है। फर्नीचर एंड फिटिंग, ये आपका फिक्स एसेट्स है, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे हम नॉन करंट एसेट्स में, और ये हो जाएगा फिक्स एसेट्स, और इसमें हो जाएगा हम क्या लिखेंगे, टेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स। फिर हो गया ब्रोकरेज एंड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। ब्रोकरेज है जो कि शेयर के साथ दिया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास शेयर इशू एक्सपेंसेस लिखा जाएगा, शेयर इशू एक्सपेंसेस, और डिडक्ट किया जाएगा, डिडक्टेड फ्रॉम, कहां से डिडक्ट किया जाएगा, ये ये जो है डिडक्ट किया जाएगा, डिडक्टेड फ्रॉम, कहां से, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है या आपका शेयर कैपिटल। ठीक है, माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस चाहे जो भी हो, ये रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। ये हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, जो किया जाएगा शेयर होल्डर फंड के अंडर में। नेक्स्ट हो गया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नॉन करेंट एसेट्स के अंडर में आता है, और इसकी सबहेडिंग भी खुद ही होता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इसका सबहेडिंग है अपने आप में, तो यहां हो जाएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। नेक्स्ट हो गया क्या चीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, शॉर्ट टर्म होता है, तो ये हो जाएगा आपका करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है। नेक्स्ट हो गया आप देखो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे लॉस हो चाहे कुछ भी हो, रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पर ये माइनस में माइनस करते हैं, और ये हो जाएगा आपका शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, और यहाँ प्लस हो जाता है ये वाला। ऑन कॉल लायबिलिटी ऑन पार्शियली पेड शेयर्स हेल्ड इन इन्वेस्टमेंट, ऑन कॉल लायबिलिटी है। ठीक है, जो हमारा अनकॉल लायबिलिटी है, इसको हम जो क्या बोलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। कंटिजेंट लायबिलिटी कहाँ रिप्रेजेंट होगा, नोट्स टू अकाउंट में। ये हो जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज, ये भी नॉट एक्नॉलेजमेंट वाला है, तो सेम सेम हो जाएगा यहाँ पर कंटिजेंट लायबिलिटी है, कंटिजेंट, और ये नोट्स टू अकाउंट में ही आ जाएगा। फिर हो गया कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, रिजर्व लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कहाँ पर शेयर होल्डर फंड, और यहाँ आ जाएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में। पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म होता है, तो ये हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी, और ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और लास्ट में ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड किसका हिस्सा होता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है आपका
शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अलावा ये शेयर कैपिटल में आता है, बट रिप्रेजेंट किया जाता है नोट्स टू अकाउंट में। कहा जाता है? नोट्स टू अकाउंट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारे 47 आइटम्स है जो आपके पास दे रखा है। अब इसके बाद एक इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द गिवन पर्टिकुलर्स ऑफ शाइन एंड ब्राइट कंपनी लिमिटेड एज एट मार्च इतना प्रिपेयर बैलेंस शीट। हमें क्या करना है? बैलेंस शीट तैयार करने के लिए कहा गया। तो आइटम्स हमारे पास लाइबिलिटी भी है, एसेट्स है, इसका यूज करते हुए हमें बैलेंस शीट तैयार करना है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कर लो। यहाँ पर सबसे पहले इसको हम एक साइड कर लेते हैं। वेट, ठीक है। यहाँ पर हम शो करेंगे बैलेंस शीट। ये हो गया बैलेंस शीट, ठीक है। नोट नंबर, और यहाँ हो जाएगा अमाउंट। यहाँ लिख दो नोट नंबर, और यहाँ क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर्स। अब जो कुछ भी आइटम है उस आइटम को रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ बना दो नोट्स टू अकाउंट। ये हो जाएगा नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट बनाना तो कंपलसरी होता ही होता है। यहाँ बना देंगे। स्टार्ट कहाँ करते हैं? स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से? फर्स्ट ये हो गया आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इक्विटी और लायबिलिटी में आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर कैपिटल का कोई आइटम दे रखा है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 10% डिवेंचर, स्टॉक इंटर, कैश एडवांस, बिग रिसीवेबल, गुडविल, अमाउंट, लॉस टूल्स, मोटर व्हीकल, प्रोविजन फॉर टैक्स। हमारे पास यहाँ पर शेयर होल्डर फंड का कुछ भी नहीं दे रखा है, तो जो नहीं दे रखा है उसको छोड़ देंगे, जो दे रखा है उसकी एंट्री कर देंगे, ठीक है। जो दे रखा है हम उसकी एंट्री कर देंगे। ध्यान में ये रखना है कि हमसे कुछ छूटना नहीं चाहिए। फिलहाल तो यहाँ पर कुछ छूटेगा तो प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कहाँ से दे रखा है? डिवेंचर दे रखा है, तो यहाँ लिख दो आप नॉन करंट लायबिलिटीज में, नॉन करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग के आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर लिखो नंबर 1, हमें शो करना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारे पास क्या दे रखा है? 10% डिवेंचर। कुछ और है क्या? और फिलहाल अभी हमारे पास कुछ और नहीं है, तो यहाँ पर लिख दो खाली 10% डिवेंचर, जिसकी वैल्यू कितनी है? 2 लाख। तो ये जो 2 लाख है नंबर 1 डाल के यहाँ लिख दो, ठीक है। तो लायबिलिटी में और क्या दे रखा है? जो लिख दिया उसको टिक कर देते हैं, हमने ये लिख दिया। और ये आता नहीं है, स्टॉक एंड ट्रेड, कैश, बिल रिसीवल, गुडविल, लूज टूल, मोटर, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स आता है, वो है करंट लायबिलिटी। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। यहाँ लिख दो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो उसको लिखने के लिए यहाँ पर भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म, ये हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से, तो यहाँ लिख देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना है बेटा? 16,000। अब इस 16,000 को नंबर 2 डाल के यहाँ लिख दो 16,000। क्या कुछ और है इसमें? फिलहाल और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कर दो उसको अंडरलाइन, क्योंकि अब टोटल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे आइटम तो दे नहीं रखा है। तो इसके बाद यहाँ पर दूसरा स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से? एसेट्स। और एसेट्स के बहुत सारे आइटम दे रखे हैं, ठीक है। एसेट्स में हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है, कैश इन बैंक, बिल रिसीवर, गुडविल, लूज टूल, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल हमारा नॉन करंट एसेट्स में आ जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स में इसका जो हेडिंग आता है फिक्स एसेट्स, तो यहाँ पर लिखो पहला हेडिंग फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास क्या है? 2 आइटम दे रखा है, एक तो होता है गुडविल और एक है मोटर व्हीकल। तो एक है हमारा टेंजिबल, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टेंजिबल, लिख दो टेंजिबल एसेट्स। और दूसरा होता है, हो जाएगा हमारा इंटेंजिबल, इंटेंजिबल
असेट्स, ठीक है। अब दोनों को लिख दो यहाँ पर। नंबर 3 यहाँ पर लिखेंगे हम टेंजिबल एसेट्स, और टेंजिबल एसेट्स में क्या दे रखा है, मोटर व्हीकल। क्या दे रखा है यहाँ पर, मोटर व्हीकल्स। और मोटर व्हीकल का अमाउंट दे रखा है 4,75,000, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 डाल के यहाँ पर लिख दो 4,75,000। उसके बाद क्या दे रखा है, इंटेंजिबल, तो यहाँ लिख देंगे हम इंटेंजिबल असेट्स, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, गुडविल। गुडविल, और गुडविल का अमाउंट दे रखा है 30,000, ठीक है। और इसको यहाँ लिख दो 30,000, पॉइंट नंबर 4 डाल के 30,000। अब हमने ये भी लिख दिया है, ये भी लिख दिया है, ये भी लिख दिया है, बचा क्या, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, ये सब हमारे करंट एसेट्स है। तो यहाँ लिखेंगे हम करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में क्या क्या दे रखा है, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड आता है इन्वेंट्री में, ठीक है। और बिल रिसीवेबल आता है ट्रेड रिसीवेबल में। तो पहले इन्वेंट्री कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट इन्वेंट्रीज। दो आइटम इन्वेंट्रीज के हैं, तो दोनों आइटम लिखने के लिए यहाँ पर लिख देंगे हेडिंग इन्वेंट्रीज। और इन्वेंट्रीज में हेडिंग सबसे पहला हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ पर लिख दो स्टॉक इन ट्रेड, और स्टॉक इन ट्रेड का वैल्यू दे रखा है 1,40,000। और दूसरा दे रखा है लूज टूल्स, इसी के साथ लिख दो लूज टूल्स, और लूज टूल्स का वैल्यू दे रखा है कितना, 12,000। दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल रह जाएगा 1,52,000, 1,52,000। यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 डालिए, यहाँ पर लिख देंगे हम 1,52,000, ठीक है। अब क्या बचा, हमने स्टॉक इन ट्रेड भी लिख दिया, लूज टूल्स भी लिख दिया। अब बचा है कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल आता है हमारा किसके अंडर में, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल के अंडर में। तो लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल। आगे एक ही आइटम है, तो यहाँ पर कुछ हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो कितना, 1,20,000। और लास्ट है कैश, जो कि आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। आपको हेडिंग सब हेडिंग याद रखना चाहिए, ऑटोमेटिक ये होता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फॉर्मेट हेडिंग सब हेडिंग याद नहीं है तो मुश्किलात आपके सामने आती चली जाएगी, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये सारे आपका अमाउंट है, सारे आइटम हमने रिप्रेजेंट कर दे रखे हैं। तो कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो बेझिझक अपने डाउट को ना कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। डाउट मन में नहीं होना चाहिए, डाउट कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में होगा तो ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया है और समझ में आ रहा है तो लाइक करके शेयर कर दो ना ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक थैंक यू एंड